हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करते हैं मेसोपोटामिया की सभ्यता के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? आज हम मेसोपोटामिया की सभ्यता के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देखते हैं मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया एक बहुत ही फलीभूत थी और यह सीरिया और आप अगर यहाँ पे देखेंगे सीरिया और इराक, तो इसके बीच में मेसोपोटामिया था। ठीक है। और इसके बगल में जो ईरान है, तो यहाँ पे ईरान की सभ्यता थी। इसे फारस की सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। तो यहीं पे रोम की सभ्यता और बगल में यूनान की सभ्यता। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये त्रिभुज आकार की जो थी, यहाँ पे जो त्रिभुज आकार की अगर हम बात करें तो ये सिंधु सभ्यता हो गई थी। और चीन में थी एक येलो मतलब पीली सभ्यता। आज हम बात करते हैं किसकी? अभी बात करते हैं हम मेसोपोटामिया की, और आगे जो भी देखेंगे ठीक से चलते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी? मेसोपोटामिया की सभ्यता के बारे में। ये जो आप देख रहे हैं मेसोपोटामिया जो है दो नदियों के बीच में फली फूली है, एक तो टिग्रिस और एक इरेप्टस। ठीक है। यहाँ पे दो नदियाँ थी, दो नदियों के बीच में ये मेसोपोटामिया की सभ्यता थी। और आपको पता होगा ये दजला और फरात के नाम से भी जानी जाती है। आइए आगे बात करते हैं हम। तो मेसोपोटामिया सभ्यता दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, मेसो और पोटामिया। मेसो का मतलब होता है बीच का होना और पोटामिया का मतलब होता है उसका क्षेत्र होना। ठीक है। दो नदियों के बीच के क्षेत्र को कहा जाता है। और यह इराक को प्राचीन समय पर मेसोपोटामिया भी कहा जाता था। और मेसोपोटामिया में चार सभ्यताएं भी आई थी। अब वो चार सभ्यताएं कौन कौन सी आई थी? तो यहाँ पे लिखा हुआ मेसोपोटामिया में चार प्रतिशत सभ्यताएं भी आई। कौन कौन सी? सुमेरियाई, बेबीलोन, जैसे कि देखते हैं सुमेरिया, बेबीलोन, असीरिया, कैलिड्रिया। ये चार सभ्यता आई और ये लगभग 10,000 पुरानी, सबसे पुरानी सभ्यता थी। कौन सी? मेसोपोटामिया की सभ्यता। और मेसोपोटामिया की सभ्यता को ग्रामीण सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वो शहरी थी, जबकि मेसोपोटामिया सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी। आइए आगे बात करते हैं मिस्र की सभ्यता के बारे में। मिस्र की सभ्यता में आप देख रहे होंगे यहाँ पे पिरामिड ही बने हुए हैं और यहाँ पे कुछ स्कल्पचर मतलब मूर्ति भी बनी हुई है। और तो आपको इससे क्या लग रहा है कि एक अच्छे इंजीनियर होंगे यहाँ के जो लोग, बहुत अच्छे आर्किटेक्चर होंगे जिससे कि इन्होंने बनाया है। आइए देखते हैं पिरामिड जो बनाए हैं इन लोगों ने कैसे क्या था। तो इसमें मिस्र की सभ्यता में सबसे महत्वपूर्ण था ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं इस पिक्चर्स के लिए। तो ये कौन है? ये है फिरौन। कौन है? फिरौन। ये फिरौन जो था मिस्र की सभ्यता में, ये राजा था। ये कौन था? किंग था। और इस समय जो मिस्र की सभ्यता थी इसमें मम्मीज बनाई जाती थी। क्या मम्मीज बनाई जाती थी? मम्मी बनाने के लिए क्या करते थे, जो भी राजा महाराजा मर जाते थे तो उनकी बॉडी के ऊपर एक पट्टी टाइप की लपेट दिया करती थी, जैसे आप यहाँ पे देख रहे होंगे। उन पे एक लेपन करके एक लेप लगा दिया जाता था और लेप लगाने के बाद उसको पैक कर दिया जाता था, जिससे ऑक्सीडाइजेशन ना हो सके और ये सुरक्षित बची रहें। कहा जाता था कि जो फिरौन था ये अपने आप को खुदा मानता था। जैसे इसमें लिखा हुआ है कि मैं खुदा हूँ, आज भी मेरा शरीर जिंदा है और ये शायद आगे आएगा, ऐसा इन लोगों का मानना था। इसलिए ये लोग क्या करते थे, पिरामिड में इनको दफन करके रख दिया करते थे। जो आप यहाँ पे देख रहे होंगे ये पिरामिड, ये बहुत बड़े बड़े पिरामिड यहाँ पे बनाए जाते थे। और यहाँ के लोगों में कहा जाता है रसायन शास्त्र में भी अच्छा ज्ञान था, तभी तो उन्होंने बॉडी में वो लेपन लगा के उनको सुरक्षित रख दिया गया था। और पिरामिड बनाने में बहुत बड़े बड़े पत्थरों को एक क्रम में लगाते हुए पिरामिड बनाना ये आम बात नहीं है। इसलिए इन लोगों की जो इंजीनियर थी और आर्किटेक्चर जो थे ये लोग बहुत ही अच्छे थे। आगे हम अगर बात करें तो मिस्र की सभ्यता बहुत ही अच्छी थी। इसमें जो राजा फिरौन था वो बहुत ही क्रूर शासक था और अपने आप को खुदा मानता था। आइए आगे बात करते हैं रोम की सभ्यता के बारे में। तो रोम की सभ्यता आप देख रहे होंगे कि रोम की सभ्यता कैसी थी। तो रोम की सभ्यता एक बहुत ही अच्छी सभ्यता थी। कैसी अच्छी सभ्यता थी? यहाँ पर इन लोगों ने इतना अच्छा अपना शहर को विकसित किया था। कहा जाता है कि रोम एक दिन में नहीं बनाया जा सकता है। इसके लिए बनाने जैसे कि इतिहासकारों ने प्राचीन रोम को अभिप्राय रोमन सभ्यता से होता है। 8वीं शताब्दी में ईसा पूर्व में इटालवी शहर से है। इसमें पश्चिमी रोम साम्राज्य का पतन है, जिसमें रोमन साम्राज्य के बारे में बताया गया। इसमें दो साम्राज्यों के बीच में बहुत कस की लड़ाई हुई थी, कई सालों तक वो युद्ध लड़ा हुआ था। ठीक है। रोमन सभ्यता जो था वो इतना अच्छा फली फूल था और विकसित था कि आप इसे इसकी जो पिक्चर्स है अभी हम दिखाते हैं कितना अच्छा इन्होंने
रोम को निर्मित किया हुआ था। रोम एक शहर था, शहर के रूप में विकसित हुई थी। इन्होंने बाद में उसे साम्राज्य को अपना नाम दे दिया था। इस क्षेत्र को इन्होंने शासन किया और व्यापक सभ्यता वाली एक साम्राज्य विकसित किया। नेतृत्व में शासन बारी बारी से रोमनों द्वारा किया गया था, जिनको खुद में एक जाति समूह या राष्ट्रीयता वाले लोगों को माना जाता है। मतलब ये बहुत ही फलीभूत सभ्यता थी, एक शहर के रूप में विकसित हुई थी ये। आइए देखते हैं आगे। जैसे आप ये पिक्चर देख रहे होंगे तो ये पिक्चर्स में आपको खुद लग रहा होगा कि कितनी अच्छी कारीगरी इन लोगों ने की है। ये जो कारीगरी और यहाँ के जो बनाई गई है रोमन साम्राज्य का था। जैसे यहाँ बीच में चौराहा है, यहाँ पे ये घर बने हुए हैं और यहाँ पे ईसाई के जो फादर वगैरह होते थे वो भी यहाँ पे रहते थे। ठीक है, आगे बात करते हैं। रोमन साम्राज्य में, जो हमने बताया था आपके लिए कि यहाँ पे 2 युद्ध हुआ था और वो कई सालों तक चला हुआ था। वो 2 युद्ध जो हुए थे वो किन किन के बीच में हुए थे? तो जूलियस सीजर और ऑगस्टस के बीच में हुए थे। कॉर्थेज साम्राज्य और रोमन साम्राज्यों के बीच में 118 वर्षों तक युद्ध हुआ था। कितने? 118 वर्षों तक युद्ध हुआ था इनके बीच में। आगे बात करते हैं यूनान की सभ्यता के बारे में। किसकी सभ्यता के बारे में बात करेंगे? यूनान की सभ्यता के बारे में। यूनान की सभ्यता में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्पार्टा। क्या है स्पार्टा? इट इज़ अ वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द यूनान। यूनान की सिविलाइजेशन के बारे में आइए देखते हैं इसके बारे में। इसमें जो आप पिक्चर्स देख रहे होंगे यूनानाइट्स की है। स्पार्टा के सिपाही हैं। इसमें लगभग कितने सिपाही थे? 300 सिपाही थे और तीनों सिपाही बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट थे। इनके आगे शायद ये कोई टिक पाए, क्योंकि इनकी जो ट्रेनिंग थी बहुत ही मजबूत हुआ करती थी लड़ाई में। ये लोग भाला लेकर लड़ाई करते थे। क्या लेकर लड़ाई करते थे? ये लोग भाला जो ले लेते थे और इसी से ही लड़ाई करते थे। इनके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था भाला। आइए देखते हैं। इसमें आप जो पिक्चर देख रहे होंगे, इसमें जो पिक्चर्स में कौन है? लियोनिडास है। ये जो लियोनिडास है और ये कौन है? जस जस जसप्रीस। आइए देखते हैं आगे। लियोनिडास और उनके 300 सिपाही जो थे, स्पार्टन्स की कहानी इसमें बताई गई है। वो जर्सीप था। और आगे हम बात करते हैं कि कैसे 300 सिपाहियों ने लड़ाई की थी। तो देखते हैं। एक कहानी जो थी लियोनिडास, जैसे कि इसमें दिया गया है, लियोनिडास के इर्द गिर्द घूमती है और जिन्होंने अपने 300 स्पार्टा के साथ खुद को देवता समान सर्वेसर्वा समझने वाले फारसियों के राजा जैक्रियस। जो जैक्रियस था ये अपने आप को क्या समझता था? खुदा समझता था। क्या समझता था? खुद को देवता के समान समझता था और ये बहुत ही क्रूर शासक था। और इसकी 30,000 और 3 लाख हमलावर सिपाहियों के विरुद्ध महान लड़ाई थी, जिसमें कहा जाता है स्पार्टा के सिपाहियों ने 20,000 सैनिकों को मार दिया था। 300 सैनिकों ने 20,000 सैनिकों पर हमला करके उन्हें मौत के घाट उतार दिया था। तो आपको अंदाजा हो रहा होगा कि ये कितना क्रूर शासक, मतलब इसने कैसे इस लड़ाई को जीता होगा। ये बहुत ही बड़ा भाला लेकर के लड़ाई करते थे और इनके 300 सैनिकों की ट्रेनिंग बहुत अच्छी हुआ करती थी। आइए हम आगे बात करते हैं। तो क्या हुआ, जब इनकी लड़ाई चल रही थी तो आप खुद देख रहे होंगे कि इसने स्पार्टा में अपने लोगों के प्रति प्रोत्साहन दिया और अपने पति के लिए प्रोत्साहन पाने की कोशिश करती है। इस फिल्म में कथानक में स्पार्टा सिपाही डिलियोसिस की आवाज़ ली गई है और इसमें फिल्म कर्ता में तकनीकी में लिया गया है। मतलब इसमें 300 सिपाहियों के बारे में कहानी पूरी बताई गई है। ठीक है, और ये कौन था? जैक्रियस था। ठीक है, ये कौन था? जैक्रियस था। और ये बहुत ही क्रूर शासक था जैक्रियस। और जिसने क्या किया था? जिसने हाँ लियोनिडास को मारने के लिए आगे आया था, लेकिन ये जीत नहीं पाया था। ठीक है, इतना ही आज के लिए, इतना ही। धन्यवाद।